प्रदेश के अलीगढ़ में लगातार कई दिनों से हिंदूवादियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था कि हर रोज हिंदूवादियों के द्वारा शहर में चर्बी और हड्डी गोदाम से निकालने वाले दुर्गंध की शिकायत को लेकर उन पर कार्रवाई की मांग प्रशासन से की जा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही उनके द्वारा अलीगढ़ के जनप्रतिनिधियों के आवास को घेरने का भी ऐलान किया गया था, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों से बातचीत की गई और तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर इसको लेकर प्रशासन हरकत में आया। आपको बताते चले कि एडीएम प्रशासन अमित कुमार भट्ट के द्वारा हड्डी गोदाम और सेलेक्टर पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आपको बताते चले कि इस दौरान एक हड्डी गोदाम पर छापेमारी कार्रवाई का बड़ा खुलासा किया गया। जिस गोदाम पर छापेमार कार्रवाई की गई है वह जोगिंदर नाम के व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था। लिखित में औद्योगिक कार्य अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है और जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा फिलहाल मुकदमे को दर्ज करते हुए जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। ये संयुक्त टीम के माध्यम से जहां पर ये दुर्गंध से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे कहीं पर यदि अवैध स्लॉटरिंग की शिकायतें आ रही हैं तो उसको तत्काल संज्ञानित करते हुए पूर्व में भी कार्रवाई कराई जा रही थी और अब इधर शिकायत को संज्ञानित करते हुए कार्रवाई कराई जा रही है। दो मुकदमे पंजीकृत हो चुके हैं, आज दूसरा मुकदमा। सर, ऐसे कितने गोदाम मिले जो आपके द्वारा? गोदाम वो अवैध रूप से था, कोई पंजीकृत नहीं था, वो कोई औद्योगिक इकाई नहीं थी, वो अवैध रूप से संचालित थे, उनको बंद कराया गया, सील कराया गया। इस तरीके से शहर में लगातार प्रदूषण हो रहा है और हड्डी की दुर्गंध की वजह से क्या वो वहाँ पर अवैध तरीके से कार्रवाई की जाता है? नहीं, हड्डी के संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से उनको 133 की कार्रवाई पूरा प्रॉपर तरीके से फरवरी में ही करा दी गई थी। ठीक है, तो उसको पुलिस और नगर निगम के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से उसको हटाया जा रहा है। पूर्व में भी हटाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु उनके द्वारा संचालित रहा तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी। किसके नाम से गोदाम चल रहा था? गोदाम किसके नाम से संचालित है? गोदाम कोई जोगिंदर हैं, उनके नाम से संचालित था, तो उस पर कार्रवाई कराई जा रही है। उनसे पूछताछ की जा रही है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात के राजकीय मेडिकल कॉलेज में राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रशासन और युग दीक्षी देहरादून और अभियान के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते चले कि प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने अहम जानकारी दी, तो वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन और संस्था के पदाधिकारियों ने देहदान अभियान के विषय में विस्तार से जानकारी भी दी। आपको बताते चले कि मेडिकल कॉलेज ने प्राचार्य ने कॉलेज के शिक्षण सत्र के शुरुआत होने से लेकर भी जो अहम जानकारियां हैं उनके द्वारा दी गई। दरअसल आपको बताते चले कि जनपद कानपुर देहात के कुंभे स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था और जिस पर तमाम जानकारियां बच्चों के साथ साझा की गई। देहदान संस्थान जो कि कानपुर से प्रारंभ हुआ था और अब पूरे प्रदेश में विभिन्न मेडिकल कॉलेजों को शरीर का दान कराने का एक पुनीत कार्य कर रहा है। मैं उसका प्रदेश प्रमुख मनोज सेंगर हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी माधवी सेंगर और हमारे वरिष्ठ निरीक्षक पंडित श्रेष्ठ त्रिवेदी और प्रिया जी हैं। आज हम लोगों ने अकबरपुर मेडिकल कॉलेज में अपने इस देहदान से अभियान से जोड़ने की इसको पहल की है और अब तक हम प्रदेश में 287 शरीर विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों को दान करा चुके हैं और अकबरपुर मेडिकल कॉलेज से अब हमारा सहयोग और जुड़ाव हुआ है और हमारा ऐसा मानना है कि बहुत ही निकट भविष्य में हम इस मेडिकल कॉलेज को भी देहदान के लिए जो मृत शरीर होते हैं वो हम इन्हें प्राप्त करा देंगे। शरीर की आवश्यकता मेडिकल कॉलेजों को सबसे पहले होती है। बिना मृत शरीर के कोई भी मेडिकल कॉलेज अपने प्रथम वर्ष के बच्चों की पढ़ाई नहीं करा सकता है। इसलिए प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को देहदान में प्राप्त होने वाले शरीरों की भारी आवश्यकता है। हम लोग वर्ष 2003 से आज 21 वर्ष हो गए हैं इस अभियान को चला रहे हैं और अब पूरे प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक मेडिकल कॉलेज हमारे संपर्क में हैं, जिन्हें हमने अब तक 287 मृत शरीर दान कराए हुए। अवेयरनेस को लेकर के कोई क्या विशेष जरूर? जन जागरूकता के लिए हम लोगों के बीच में रैलियां, नुक्कड़ नाटक, धार्मिक सभाओं के बीच में भी जाते हैं और जहाँ कहीं उठावनी वगैरह होती है या कहीं शव यात्रा के बाद त्रयोदशी आदि के कार्यक्रम होते हैं तो उन लोगों को हम ये बताते हैं वहां जाकर कि शरीर का श्रेष्ठतम उपयोग किया जा सकता था और ये शरीर हमारा जो दिया गया है ये अंततः तो हम उसको जला देते हैं। अगर ये न जलाएं इसको हम तो हजारों व्यक्तियों की
स्टार जी, जो है मेडिकल कॉलेज पूर्णतः एक तरीके से मान लीजिए बन के तैयार है। क्या ऐप शैक्षिक जो सत्र है कब से शुरू होगा, क्या पूरी प्रक्रिया, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, जीवन मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण 2 अंग, शिक्षा और चिकित्सा। एक आपको जीवन देता है, एक जीवन की दिशा निर्धारित करता है। ये दोनों विधाओं से जुड़ा हुआ ये संस्थान, चिकित्सा संस्थान, जिसमें हम चिकित्सक भी पैदा करेंगे जो लोगों की जान बचाएंगे, और शिक्षा का भी काम होगा जो आपकी रोशनी का काम करेंगे, रास्ते दिखाने का काम करेंगे। वो दोनों काम शुरू करने के लिए ये महती आवश्यकता है। ये सौभाग्य इस ज़मीन का और हम लोगों का परम सौभाग्य कि ऐसा कॉलेज यहाँ पर शुरू हो गया। इस कॉलेज की शुरुआत नियमतः 14 अक्टूबर से हो जाएगी, पढ़ाई की शुरुआत। तब तक हम लोग तैयारी में व्यस्त हैं और उसके लिए एक पहला कदम, उपकरण हो गए हैं, भवन हमारा बन के तैयार हो गया है, पढ़ाने वाले शिक्षक भी हमारे पास आ गए हैं, चिकित्सक भी आ गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ शुरुआत होती थी एक पार्थिव शरीर की, कि शरीर रचना को जाना कैसे जाए, क्योंकि पढ़ाई शरीर पे होगी, केवल किताब से नहीं होगी। तो शरीर रचना के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ मनोज सिंह जी का, जिन्होंने आप मेरे अनुरोध को माना और इनकी बड़ी दरिया दिली है कि हमें एक सौदे देने के लिए तैयार हुए हैं। वो हमें मिल जाएगा तो पढ़ाई विधिवत हमारी शुरुआत हो जाएगी। इसमें से शासन के द्वारा हमें 100 सीटें मिल चुकी हैं। पहले 50 मिली थी, कुछ कमियां रह गई थी, टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन उनको पूरा करके अब हमें 100 सीट का मिला है। ये भी एक इतिहास है जन, पहली बार में 100 सीटें मिला, एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इसमें आप सबका सहयोग रहा है। मैं आभारी हूँ आपके मीडिया जगत का भी, अपने जनप्रतिनिधियों का भी, अपने समाज सेवकों का, अपने सभी लोगों का, प्रसारण का। अभी तक से कितने एडमिशन? उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव-गांव में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने का जिम्मा प्रदेश प्रभारी एवं मंत्रियों को सौंपा गया है, और जिसके चलते जिले के अधिकारियों के माध्यम से विधानसभा करहल क्षेत्र के ग्राम सिमराऊ में भी चौपाल का आयोजन किया गया, और जिसमें दोपहर के समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करने पहुंचे, और जहां उनका आला अधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत भी किया गया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम के द्वारा तमाम विषयों पर संज्ञान लिया गया और साथ ही साथ कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। अभी करहल की विधानसभा के जो आपके विधायक थे, यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, वो कन्नौज से सांसद बन गए। मालूम है कि नहीं आप लोगों को? नहीं मालूम? अखिलेश यादव जी को जानते हैं कि नहीं आप लोग? पहले विधायक जब सांसद बन गए और यहाँ पे एक उपचुनाव फिर आ गया। अब उपचुनाव कब होगा ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा, आप बताओ गुंडागर्दी कोई चाहता है क्या? दोनों हाथ उठा बताओ, चाहता है क्या? जमीनों पर कोई माफिया आकर के कब्जा कर ले कोई चाहता है क्या? हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ करे कोई चाहता है क्या? बुजुर्गों का कोई अपमान करे कोई चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा। और समाजवादी पार्टी का मतलब है यह सारे अवगुणों से पूर्ण अगर कोई पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब से इनके कहीं विधायक सांसद जीत गए हैं तब से, चाहे वो श्री राहुल गांधी हो कांग्रेस के, और चाहे समाजवादी पार्टी के श्री अखिलेश यादव जी हो, और चाहे इनकी पार्टी के लोग हो, ये सब अहंकार के आकाश में पहुंच गए। इनका लक्ष्य था कि गरीब माँ बाप के बेटे माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, लेकिन देश की जनता ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीते सोमवार को सांसद वीणा देवी के बड़े बेटे छोटू सिंह की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतक के परिवार ने हत्या की साजिश के तहत पुलिस को आवेदन दिया था, और जिसके बाद पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर के जारी एमएलसी दिनेश सिंह के द्वारा वैशाली की जो सांसद है वीणा देवी के पुत्र राहुल
सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस लगातार उद्भेदन कर रही थी। और आपको बताते चले, जांच में सामने आया कि इसमें पिकअप के साथ चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चालक का नाम मोहम्मद हामिश बताया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि एसएसपी राकेश कुमार अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उनके द्वारा जानकारी दी गई कि 23 सितंबर को राहुल राज की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी और इस मामले में एमएलसी दिनेश सिंह के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और जिसके बाद आवेदन में साजिश के तहत दुर्घटना का जिक्र किया गया। मामला काफी संवेदनशील था, इसलिए ग्रामीण एसपी से के नेतृत्व में जो है लगातार टीम काम कर रही थी और जिसमें अब मामले का उद्भेदन कर दिया गया है। माननीय विधायक पार्षद श्री दिनेश सिंह जी हैं, उनके आवेदन के आधार पर और उसमें उनके द्वारा आवेदन में दुर्घटना का भी जिक्र किया गया था और साजिश के तहत ये दुर्घटना करवाने का भी जिक्र किया गया था। इस आधार पे हत्या के अंतर्गत जो है हम लोगों ने मामला इसमें दर्ज किया था। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए इसमें ग्रामीण जो पुलिस अधीक्षक हैं विद्यासागर जी, उनके नेतृत्व में, उनके अनुसरण में टीम काम कर रही थी। इसमें सदर एसडीपीओ भी थे। इसके अलावा हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है वो भी थी। एसडीपीओ सरैया चंदन इसका नेतृत्व कर रहे थे और जो जैतपुर थाना अध्यक्ष हैं वो भी इसमें लगातार सक्रिय थे और उस केस के अनुसंधानक भी थे। घटना के दिन ही जो एफएसएल की टीम है उसके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था और जो उनका प्राथमिक मंतव्य था उससे हम लोगों को अवगत कराया गया था। इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम भी काफ़ी अच्छा रहा था। जैसे ही घटना घटित हुई है और पुलिस 1 से 1.5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंची थी। जो घायल व्यक्ति थे उनको अस्पताल भी पहुँचाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुँचते पहुँचते वो मृत हो गए। इस टीम के द्वारा इसमें लगातार बहुत काम किया गया है। हम लोगों ने टावर डंप भी लिया है और लगभग 9 जगह से हम लोगों ने 50 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है और इसमें 6 टीमें अलग अलग दिशा में कार्य कर रही थी। आज इस कांड में उद्भेदन हुआ है। इस कांड में जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो वाहन को जब्त किया गया है। वो वाहन एक पिकअप है जिसके चालक जो है मोहम्मद, क्या नाम है उनका, मोहम्मद हाशिम है, जो हिचरा एक जगह है पानापुर करयात में, वहाँ के रहने वाले हैं। मोहम्मद हाशिम ने भी अपनी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसमें बताया है कि वो अपनी दिशा से आ रहे थे और उनकी गाड़ी बहुत तेज़ गति में नहीं थी, लेकिन इनका जो कहना है कि सामने से एक बुलेट आई जो बहुत तेज़ गति में थी। उन्होंने दूसरी दिशा से आ रही एक गाड़ी को ओवरटेक करने का प्रयास किया और ओवरटेक करने के क्रम में ये गाड़ी इनके सामने आ गई। इन्होंने बहुत कोशिश की अपनी गाड़ी को बाएं तरफ ले जाने की, लेकिन समहाउ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ऑनर किलिंग के मामले में कोर्ट ने मृतका के पिता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आपको बताते चले कि मामले में जानकारी के अनुसार पिता ने इज्जत के खातिर बेटी का चाकू से गला रेत कर उसको मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल मामला गुरबख्शगंज थाना इलाके का है, जहां पर रहने वाले विजय कुमार लोधी की 18 वर्षीय बेटी का दूसरी जाति के युवक से संबंध था और विजय गांव वालों के 3 तारों से जो है लगातार तंग आ गया था और तभी 5 मई को 2022 में जो है आपको बताते चलें कि उसने बेटी ज्योति को खेत में काम कर रहे पिता विजय कुमार के लिए खाना लेकर गई थी और उसी दौरान जो है पिता ने बेटी को अकेले में पाकर एक बार फिर आग बबूला हो गया और उसने खेत में ही चाकू से ज्योति का गला रेत कर हत्या कर दी। इस मामले में विजय कुमार की पत्नी शियावती ने ही जो है थाने में तहरीर दी और जिसमें कि आपको बताते चले कि पूरे मामले की तहकीकात के बाद पुलिस ने चार्जशीट को दाखिल कर दिया और इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट 3rd में लंबी सुनवाई के बाद अब पिता को आजीवन कारावास के साथ साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी गई है। एफटीसी 3rd एडिशन में सरकार बनाम विजय लोध का मुकदमा विचाराधीन था, जिसमें विजय लोध ने 22/5/2022 को अपनी लड़की ज्योति जो 18 साल की थी खेत में अपने पिता को खाना देने गई थी और शंका के चक्कर में विजय लोध ने अपनी पत्नी ज्योति को गला काट कर हत्या कर दिया था और वहीं उसकी लाश बरामद हुई थी, चाकू बरामद हुआ था और विचारणा के उपरांत माननीय न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस जोरदार भिड़ंत में टक्कर में बाल बाल जो दोनों ड्राइवर व कंडक्टर की जान जैसे तैसे बची। आपको बताते चले कि दोनों को मामूली चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश से गेहूं लाद कर लखनऊ की ओर जा रहा था ट्रक और जब बछावा थाना क्षेत्र के खाले गांव के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई और जिसमें जैसे तैसे दोनों जो ड्राइवर और कंडक्टर है उनकी जान बचाई जा सकी। जिसमें कि आपको बताते चले कि दोनों जो है उनको गंभीर चोटें तो फिलहाल नहीं आई हैं, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। और जिसमें कि आपको बताते चले कि मामले में हालांकि जो है राहत की खबर यही है कि जो ड्राइवर है और कंडक्टर है उन दोनों के हालात फिलहाल खतरे से बाहर है। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जिसमें कि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दो ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत तो हो गई, लेकिन इसमें गनीमत कह रही है कि दोनों ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर फिलहाल सुरक्षित हैं और उनको मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से भीषण भिड़ंत जो है दोनों ट्रकों की आमने सामने से हुई थी, ये बड़ा हादसा जो है वो बाल बाल होते हुए बचा है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर दो ट्रकों के आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई और जिसमें फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसमें बाल बाल दोनों ड्राइवर और कंडक्टर की जान बची है। क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शिवपुर से लखनऊ जा रहे थे। शिवपुरी से लखनऊ जा रहे थे। कितने बजे घटना है? 9:30 बजे। कैसे हुआ हादसा? सामने वाले दे गया था, हमने तो इतनी बचा भी ली। सामने से ट्रक ने जो है काट के निकाला, उसी में बच। हाँ। कोई चोट तो नहीं खाया? नहीं, चोट तो नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। घर में घुसे चोरों को देख युवती के चिल्लाने पर चोरों ने युवती को नशीली दवा से बेहोश कर दिया और जिसके बाद परिजनों ने शोर मचाने पर ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ाया और जिसके बाद आपको बताते चले कि शातिर चोर मौके से फरार हो गए। मामले में परिजनों के द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची 112 मामले में पड़ताल जो है जांच पड़ताल लगातार पुलिस जुट गई है और जिसमें मामले को दर्ज करते हुए इसमें आगे की तहकीकात को भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि हरचंदपुर थाना क्षेत्र के रुई माऊ की यह पूरी घटना बताई जा रही है और इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बच्चा का हुआ, हम बैठे रहे ना, बुढ़ो पूर्व कहते रहे ये कैसे मत चलो, हम कहीं चले तो एक बिटिया रही चोर रहे। अब बोतल में दवाई ली है ना करीन तो दे झटका मार के भागे, वो कपड़ा मुँह में रहा। अब घुसेर दिन हम जब चिल्लान तो भागन तो मुँह कपड़ा निकाले ना बड़े जोर। अगर आपके गांव में कोई चूड़ी पहनाने वाली महिला फेरी करते हुए आए तो होशियार रहिए। जी हाँ, आपको बताते चले कि चूड़ी बेचने वाली यह महिला दतिया के पादरी गैंग के सदस्य हो सकती है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पुलिस ने इसी गैंग के 8 सदस्यों को पकड़ा है जिन्होंने 5 थाना क्षेत्र के 7 चोरियों और टप्पेबाजी की घटनाएं स्वीकार की हैं। आपको बताते चले कि चूड़ियां पहनाने वाली यह महिलाएं आपके घर की पूरी भूगोलिक स्थिति अपने दिमाग में लेकर लेती हैं और उसके बाद फिर चोर के गैंग सटीक जानकारी देते हैं और जिसके बाद पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के दतिया के रहने वाले चोरों का यह गैंग पादरी गैंग के नाम से संचालित है और पिछले कई दिनों से लालगंज इलाके में ज्वेलरी शॉप से बैग लेकर भागे टप्पेबाजों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई थी कि तभी यह गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आपको बताते चले कि पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से अवैध तमंचे व अपराध के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले बैंकों समेत चोरी का सामान के साथ साथ नकदी भी बरामद की है। रायबरेली पुलिस के एसओजी टीम एवं लालगंज पुलिस के संयुक्त अभियान से एक अंतर जनपदीय संगठित गिरोह का खुलासा हुआ है। ये संगठित गिरोह मूल रूप से दतिया मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ आकर विभिन्न जनपदों में
चोरी एवं टप्पेबाजी की घटना को अंजाम देते थे। अभी हम लोगों ने इनके 8 सदस्यों को पकड़ा है और लगभग 7 थाने की चोरियां का खुलासा किया है। इनके पास से 31,000 रुपये नकद और 3,25,000 के लगभग ज्वेलरी हमें बरामद हुई है और लालगंज और एसओजी की टीम को एक इस खुलासे के लिए जो उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। इनके पास से 2 तमंचे और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके काम करने का तरीका ये है कि इनकी महिलाएं दिन में जाके घरों में चूरी या फेरी का सामान बेचने के नाम पर रेकी करती थी और वैसे घर को चिन्हित करती थी जहां घर में घुस करके चोरी करना आसान हो और अपने पुरुष सदस्यों को उस घर को कोड भाषा में चिन्हित करके बता देती थी और पुरुष सदस्य मोटरसाइकिल से विभिन्न क्षेत्रों में फैल करके वहां खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में घर से 3 दिन पहले गायब बुजुर्ग महिला का शव नहर में मिला है और जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। आपको बताते चले कि मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्थित गंगेहरा गुलालगंज गांव के पास का बताया जा रहा है, जहां पर शारदा सहायक नहर में एक शव झाड़ियों के बीच फंसा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जिसमें मृतक बुजुर्ग महिला की शिनाख्त रत्ना देवी उम्र तकरीबन 65 वर्ष निवासी साईपुर थाना जगतपुर के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि बुजुर्ग महिला 3 दिन पहले जगतपुर चौराहे से अचानक से गायब हो गई थी। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।